सो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमें बाकी चीज़ें नहीं करनी जो पहले हम लोग कर चुके हैं, लाइक मेंडलीव्स टेबल, लॉज ऑफ ऑक्टेव और वो सारे जो पुराने टेबल्स थे वो सब हमें नहीं पढ़ना है। हमें डायरेक्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही स्टार्ट करना है और एम्फेसिस देना है जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी ट्रेंड्स हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ योर सिलेबस। ठीक है, सो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इट वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी मॉसले। तो हेनरी मॉसले ने क्या किया था, ही वाज द पर्सन जिसने, इससे पहले मेंडलीव्स लॉ चल रहा था। मेंडलीव लॉ के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक मास था वाज यूज्ड टू अरेंज एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता था, एटॉमिक मास यूज़ किया जाता था। ठीक है, क्योंकि उससे पहले एटॉमिक नंबर के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। अब मॉलिक्यूल जो होते थे हम उनका मास मेजर कर लेते थे, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़ा बहुत पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि एटॉमिक नंबर एक अच्छा पैरामीटर हो सकता है इन एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। दूसरी चीज़ के एलिमेंट को अरेंज क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये जब तक हम लोग क्लासीफाई नहीं करेंगे, जब तक अरेंज नहीं करेंगे, तो हमारे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब तक चीज़ें सिस्टमैटिक नहीं होंगी तो हम उनके कोई ट्रेंड्स नहीं होंगे, अगर ट्रेंड्स नहीं होंगे तो उनको पढ़ना, उनको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, सब चीज़ें रैंडम हो जाएंगी, हर चीज़ का रट्टा लगाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया गया, देखा गया, और फिर पता चला कि उनके अंदर कुछ ट्रेंड्स होते हैं। ये ट्रेंड्स हमें उनको पढ़ने में, समझने में, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट करने में कि इसकी क्या होनी चाहिए, वो प्रिडिक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। सो दिस इज़ द रीज़न कि पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना, पीरियोडिक टेबल सोचा गया कि पीरियोडिक टेबल बनाना चाहिए। और जब इसको बनाया तो पहले बहुत सारे लॉज आए, उसमें से जो मेजर था वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हम लोगों ने उनके एटॉमिक मास, उनका जो मास है उसके बेसिस पे अरेंज कर दिया था। हाँ हाँ, रोमी है। रोमी अपना वीडियो ऑफ कर लो। मैं बस म्यूट कर सकता था, वीडियो ऑफ नहीं कर सकता था, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, एनीवेज, तो हम लोग बात कर रहे थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पे। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ था। और मेजर उसकी जो एडवांटेज थी कि कुछ एलिमेंट्स थे जो उसने उस टाइम डिस्कवर नहीं किए गए थे, लेकिन उसको उसने बता दिया था कि ये एलिमेंट्स फ्यूचर में मिलेंगे और इनकी ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो वो काफ़ी चीज़ें उसने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दी थी, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया था उसने। और फ्यूचर प्रेडिक्ट करना इज़ अ वेरी बिग डील। सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा था, लेकिन उसने उसको आगे रख दिया, और जिसका एटॉमिक नंबर कम था उसको पीछे रख दिया, क्योंकि वो वहाँ पे ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा था। फिर देन हेनरी मॉसले आया, और हेनरी मॉसले ने एक्सरे एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सरे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसने देखा कि एटॉमिक नंबर, जो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और जो एटॉमिक नंबर है, ये एक स्ट्रेट लाइन देते हैं, वेरस अंडर रूट फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक मास, मैं एटॉमिक मास को W लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट लिख देता हूँ, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन ये नहीं दे रहा था, कुछ एलिमेंट्स के लिए स्ट्रेट लाइन जा रही थी, फिर ये काफ़ी सारे एलिमेंट्स के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही थी। यहाँ से हमें पता चला कि जो फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो एटम्स हैं, ये क्या करेंगे, इनको डिसइंटीग्रेट करेंगे, उनको तोड़ेंगे, तो उसके अंदर से कुछ एक्सरेज निकलेंगे। हर एलिमेंट के साथ ऐसा होता है। तो ये जो रेज निकलती हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है या उनकी एनर्जी है, उसका अंडर रूट जेड के साथ डायरेक्टली कोरिलेट हो रहा था, और ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा था। और यहाँ पे जब हम लोगों ने उनके मॉलिक्यूलर वेट से करके देखा, तो वो स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं कर पाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो ट्रेंड कुछ एलिमेंट्स के लिए ठीक था, उसके बाद फिर वो डेविएट होने लग गया। तो मॉसले ने बताया कि एटॉमिक नंबर इज़ अ वेरी गुड पैरामीटर, जिससे हम लोग ये प्रॉपर्टी, एक्सरे की जो प्रॉपर्टीज़ है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसको डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं, नॉट विद एटॉमिक मास।
फिर उसने सोचा कि क्या पता हम लोग इन एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के उस पे बेस कर दें, और जब उसने बेस किया तो सारे चीज़ें अपनी जगह पे पहुंच रही थी। जो मेंडलीव के ड्रॉबैक्स थे वो तक सॉल्व हो गए। तो इस वजह से हम लोगों ने ये पीरियोडिक टेबल बनाया, मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने पीरियोडिक टेबल बताया, और उन्होंने बोला जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके एटॉमिक नंबर। वो उसका पीरियोडिक फंक्शन होता है उनका। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज एन इनकरेक्ट वर्ड। वो पीरियोडिक फंक्शन होता है उनके एटॉमिक नंबर का। सो तब हमें पता चला कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो हमारा पीरियोडिक टेबल एकदम बहुत अच्छे से बन जाएगा। देन उसके बेसिस पे हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाया। अब जब पीरियोडिक टेबल बनाया था तब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कुछ थे, और मेंडलीव ने इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर ही घुसा दिया था। फिर ये पता चला कि नहीं, इनको तो अलग रखना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है। सो उसके बेसिस पे एलिमेंट्स को 4 पार्ट्स में डाला। एक हो गया एस ब्लॉक, एक हो गया पी ब्लॉक, एक हो गया डी ब्लॉक जिसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, एंड ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिनको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक्स में हम लोगों ने एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया। अब इसके अलावा कोई और ब्लॉक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में भी मिलते हैं या पी ब्लॉक के नीचे जो एलिमेंट्स मिलते हैं ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। और रेडियो एक्टिव होने का मतलब क्या है कि वो जैसे ही बनते हैं वैसे ही टूट जाते हैं, वो 2 या 3 मिनट भी नहीं रह पाते। तो साइंटिफिक कम्युनिटी क्या करती है, ऐसे कंपाउंड्स खुद बनाती है, खुद बना के उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करती है, और मेजर करने के बाद वो उनको पब्लिश करती है कि ये एलिमेंट नया एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन जितने भी स्टेबल एलिमेंट्स हैं वो आज तक मिल चुके हैं। इसके अलावा कोई भी स्टेबल एलिमेंट नहीं है जो फ्यूचर में कभी मिल सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जितने पॉसिबल स्टेबल एलिमेंट्स हैं वो हम लोग पहले ही ढूंढ चुके हैं। इसके अलावा अब नए एलिमेंट्स, स्टेबल एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। अब जितने भी नए एलिमेंट्स मिलेंगे वो रेडियो एक्टिव ही होंगे, और रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनको ज़बरदस्ती बनाया जाता है। सो उनको बनाया जाएगा, फिर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की जाएगी, और उसके बाद उसको पब्लिश किया जाएगा और पूरे वर्ल्ड में बताया जाएगा कि ये नया एलिमेंट मिला है, इसकी ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है। फिर IUPAC जो कम्युनिटी है, जो बोर्ड है, वो बताएगा कि इस एलिमेंट का क्या नाम रखना चाहिए और किस साइंटिस्ट के नाम पे ये इसका एलिमेंट का नाम रखा जाएगा। ओके, सो ये जो 4 ब्लॉक्स थे SPDF, ये हम लोगों ने इनको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाएगा तो वो s ब्लॉक का एलिमेंट है, p ऑर्बिटल में जाएगा तो p ब्लॉक का एलिमेंट है, d में जाएगा तो d ब्लॉक का एलिमेंट है, और f में जाएगा तो वो f ब्लॉक का एलिमेंट है। पहले हमारे पास f ब्लॉक नहीं था, फिर बाद में हम लोगों ने f ब्लॉक उसको इंट्रोड्यूस किया। अब इसमें से जो s और p है, s और p पहले तो यही था, इन्हें हम लोग बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स, और समटाइम्स इन्हें बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें क्यों बोला जाता है, क्योंकि एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ड्रास्टिकली चेंज होती है। डी ब्लॉक क्या बताता है कि कैसे इन प्रॉपर्टीज़ की, इन ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन कैसे ये ग्रेजुअली चेंज होती हैं, कैसे यहाँ पे जो कंपाउंड होते हैं मेटल होते हैं, और धीरे धीरे करके वो कहाँ यहाँ पे नॉन मेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे मेटालिक प्रॉपर्टी, कैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, और कैसे और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज धीरे धीरे करके चेंज होती हैं। तो अगर यहाँ पे बहुत ड्रास्टिक मेटालिक करेक्टर है और यहाँ पे एकदम नॉन मेटालिक करेक्टर है, तो वो धीरे धीरे यहाँ से चेंज होगा। ठीक है, और ये जो चेंज होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के थ्रू होगा। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम, ट्रांजिशन मतलब क्या है, चेंज होना, ग्रेजुअली चेंज हो रहा, तो इसलिए इनका नाम रखा गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट तो पहले ही नाम रख दिया था, फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हमें मिले, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर होते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ होते हैं, लेंथनम के नेक्स्ट इधर और एक्टिनियम के इधर। ठीक है, सो
लेंथेनॉइड के बाद जितने भी लेंथेनम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, और एक्टिनियम के बाद जो एफ ब्लॉक होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। लेकिन याद रखना कि लेंथेनम और एक्टिनियम ये दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि लेंथेनम और एक्टिनियम एफ ब्लॉक का है, नहीं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है तुम देख सकते हो, 6s2 5d1 एंड 7s2 6d1। तो डी में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनके नाम पे रखे गए हैं, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये लेंथेनॉइड्स हैं, ये एक्टिनॉइड्स हैं। तो लेंथेनम और एक्टिनियम एफ ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारे चार हो गए। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बहुत ड्रास्टिक होती है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है जब हम लोग एस ब्लॉक की बात करें और पी ब्लॉक। सो एस ब्लॉक की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपोजिट होती हैं एज़ कम्पेयर टू पी ब्लॉक। और अगर हम लोग बात करें तो 90% जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे मेटल्स हैं। हमारे पास दो टाइप के एलिमेंट्स हो गए मेटल्स, तीन टाइप बोलेंगे, दूसरा नॉन मेटल्स और एक मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटल्स, ये सारे मेटल्स हैं। ये जो तुम्हें ब्लैक लाइन दिख रही होगी जिसको मैं रेड में कन्वर्ट कर दूंगा, ये जो लाइन है इससे इधर क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और इससे इस साइड पे सारे मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे मेटलॉइड्स आ जाते हैं। मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, जिनके पास मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। और दूसरा मेजर पॉइंट ये है कि मैक्सिमम एलिमेंट्स सारे सॉलिड ही हैं, जितने भी मेटल्स होंगे वो सॉलिड होंगे एक्सेप्ट मरकरी और एक आधा फ्रांसियम, बिस्मथ को वगैरह। ब्रोमीन को हम लोग एक्सेप्ट हटा दें, लेकिन ब्रोमीन नॉन मेटल है, तो मरकरी हम लोग कंसिडर करते हैं। और नीचे के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा ही कम होता है, तो उनको भी हम लोग लिक्विड कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में सारी ही गैसेस हैं, मोस्टली गैसेस हैं, कुछ लिक्विड्स और कुछ सॉलिड्स भी हैं। लेकिन जितनी भी गैसेस मिलती हैं वो सारी नॉन मेटल्स होती हैं, मेटालिक गैस कोई नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है, ऑब्वियस है, ठीक। सो सबसे पहला जो ट्रेंड हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे विच इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज और इंक्रीज होता है इन अ पीरियोडिक टेबल। और एटॉमिक साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करने के लिए। सो पहली चीज़ आती है कि एटॉमिक साइज को हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो दो टाइप के रेडियस होते हैं हमारे पास, एक मेटालिक रेडियस होता है, एक कोवलेंट रेडियस होता है, इसके बाद एक वंडरवॉल रेडियस भी होता है। वंडरवॉल रेडियस उनके लिए काम आता है जिन जो कंपाउंड्स नहीं बनाते, जैसे नोबल गैसेस। बाकी सबके लिए मेटालिक और कोवलेंट रेडियस चल जाता है। सो मेटालिक रेडियस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये क्या होता है, 1/2 ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स। तो मेटल है और मेटल के ये एटम्स क्या होंगे, ये सारे एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, सारे एटम एक दूसरे को टच करते हैं। और इसमें क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैं आधा कर दूँ, एक एटम से दूसरे एटम के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं हाफ कर दूँ, तो वो बन जाता है एटॉमिक रेडियस। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस न्यूक्लियस से इसके बाउंड्री तक का, इसके पेरिफेरी तक का जितना रेडियस है उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मेटालिक रेडियस, ठीक है। ये दूसरी चीज़ क्या है कि मेटल्स जो होते हैं इनको भी हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं, या मोर अप्रोप्रिएटली पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्रिस्टल से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि मेटल क्रिस्टल बनाते हैं, तो मेटल क्रिस्टल जैसे लगते नहीं है बट वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जिन्हें हमें, इसलिए हम लोग उसे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं, ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं बस दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कोवलेंट रेडियस क्या होगा, जब दो मॉलिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे
ठीक है। सो उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा ये उसकी होगी बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से एक एटम से और दूसरे एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। सो अगर तुम्हें याद होगा कि बॉन्ड लेंथ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। आर ए और आर बी क्या है, ये इनका रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है। अब ये एटॉमिक रेडियस मेटालिक रेडियस भी हो सकता है, कोवलेंट रेडियस भी हो सकता है। अगर कोवलेंट कंपाउंड बनाया तो उसका कोवलेंट रेडियस होगा, अगर मेटल है तो उसका मेटालिक रेडियस होगा, ठीक है। मेटल ये कोवलेंट कंपाउंड नहीं बनाते हैं, इसमें जस्ट एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहता है, तो उसको मेटालिक रेडियस बोला जाता है। दूसरा एक एग्जाम्पल ये HCl का लिए, तो HCl में हाँ दूसरी चीज़ क्या है कि जो ये एटम का जो रेडियस होता है ना वो हर जगह अलग होता है। एलिमेंटल फॉर्म में रेडियस कुछ और होगा और जब वो कंपाउंड और कुछ और बनाएगा तो उसका अलग होगा। सो फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने CCl मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है, ये कार्बन है और ये क्लोरीन है। सो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो डिस्टेंस है ये इसका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, और यहाँ से सेंटर से इसका जो हाफ कर देंगे वो उसका क्लोरीन का डिस्टेंस हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और वो कार्बन का दूसरे का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हेट्रोजीनियस कंपाउंड में फाइंड आउट करना कि क्या एक एटम का रेडियस है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, तो वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। बाकी अगर होमोन्यूक्लियर कंपाउंड है, जैसे हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन एक साथ जुड़े हुए हैं या दो क्लोरीन एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका एक एटम का रेडियस निकालना इज प्रीटी मच इजी फॉर अस, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस डेफिनेशन देखनी थी कि मेटालिक और कोवलेंट रेडियस क्या होते हैं। नाउ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे चेंज होते हैं। सो ये जो एटॉमिक रेडियस है डाउन द ग्रुप या इन अ पीरियड कैसे चेंज होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो अब दो चीज़ें हैं हमारे पास, एस एंड पी ब्लॉक के लिए अलग ट्रेंड है और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अलग ट्रेंड है, ठीक है। सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, एस और पी ब्लॉक के लिए। सो एस ऑफ और पी ब्लॉक में फ्रॉम, अब इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड पीरियड मैंने ले लिया। लिथियम के पास कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर। बेरिलियम के पास कितने प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है और 4। बोरॉन के पास 5, 6, 1 2 5 6। सो मैंने अभी साइज बनाया नहीं, अभी मैंने बस इलेक्ट्रॉन लगाए हैं। तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। यहाँ पे 4 प्रोटॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ पे 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। सो ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो सेम शेल में ऐड हो रहा है। पहली चीज क्या है कि इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम शेल। तो ये तो मैं अभी कल ही हम लोगों ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा है। सो अगर सेम शेल में होता है, जैसे 2p है और 2s है, सेम ही शेल है क्योंकि शेल नंबर 2 है ये। तो जब सेम शेल में जब होते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम ही होता है, याद होगा तुम्हें कि सबने 0.35 कंट्रीब्यूट किया था। सो जब भी इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम ही रहता है जो ऐड हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कंसिडर करेंगे कि 2s पहले है और 2p बाद में है तो वो दूसरे शेल में हो रहा है, नहीं नहीं, जो शेल है वो सेम है,
बस इट्स अ डिफरेंट ऑर्बिटल। तो जो के शेल है उसमें एक ऑर्बिटल होता है, एल शेल में दो ऑर्बिटल होते हैं, 2s एंड 2p। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो 2s और 2p है इनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से सेम है, बस एक की एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, एक की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनमें नहीं है। इलेक्ट्रॉन पहले एस में भरेंगे उसके बाद पी में जाएंगे, बट 2s और 2p एक ही शेल में जाते हैं और ये इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, वो तुम्हें ध्यान रखना। सो जब सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में ऐड हो रहा है, सेम शेल में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन मिलके इस एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो फ्लोरीन का है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो वो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को वो अपने पास खींच लेगा, अपने पास खींच लेगा तो उसका साइज़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो लिथियम का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, बेरिलियम का उससे छोटा होता है, बोरॉन का ठीक है। तो ये लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग नोबल गैस की बात करें तो नोबल गैस का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन है कि नोबल गैस का साइज एकदम से बड़ा क्यों हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, द प्रोबेबिलिटी दैट आउटर इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस एज वेल। तो जैसे ही हम लोग इसको, अच्छा इसको अभी बाद में बात करते हैं क्योंकि नाम ग्रुप की बात है। चेंज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है यहाँ से यहाँ पे, आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर, पीछे के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा पास खींच लिया जाता है और एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये कब होगा, जब सेम ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जब दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तुम ऑक्सीजन और उसका निकाल सकते हो, चलो हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में एक साइड में ऑक्सीजन लिखते हैं, एक साइड क्लोरीन लिखते हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p4। तो पहले एक शेल ये हो गया, nth शेल ये हो गया, ठीक है, और एक शेल ये हो गया, इसको भी अलग कर देंगे, इनको हम लोग साथ में ले लेंगे। अब क्या है, कंट्रीब्यूशन देखना है, पहले हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 4 5 6, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो हमारे पास कितने बचे, 5। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 5 6 7 है, एक के लिए निकालना है तो एक कम कर देंगे 6। ये हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन। कंट्रीब्यूशन देखते हैं हम लोग कितना आएगा कंट्रीब्यूशन, 5 इलेक्ट्रॉन है और nth में है तो कितना देंगे 0.35, और इससे आगे वाले कितना देगा 0.85, सेम इसके लिए 0.85 और ये आ गया 0.35। ठीक है, टोटल कर लेते हैं कितना होगा, टोटल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.85 प्लस 5 इंटू 0.35, इसका टोटल हम लोग करते हैं 2 इंटू 0.85 प्लस 6 इंटू 0.35। ठीक है, टोटल निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा स्क्रीन पर। सो 0.85 इंटू 2 कितना हुआ, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 0.85 इंटू 2 इज 1.7, 0.35 इंटू 5 इज 1.75, ये हो गया 2.1 प्लस 1.7 3.8, यहाँ पे सिग्मा जो है वो
3.8 आ रहा है, और यहाँ पे जो सिग्मा है वो 1.75 प्लस 1.7 3.45। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों के लिए शील्डिंग कांस्टेंट हम लोगों ने निकाल लिया। अब शील्डिंग कांस्टेंट निकालने के बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा। सेम ही फॉर्मूला यहाँ पे भी इफेक्ट यूज होगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो Z इफेक्टिव होगा कि इसमें से Z क्या है? एटॉमिक नंबर, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, और यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो है 9। सो 8 माइनस 3.45, यहाँ पे 9 माइनस 3.8। ओके, सो 8 माइनस 3.45 इज 4.55। तो 4.55 का लग रहा है 9 3.8 इज 5.2। तो तुम्हें दिख रहा है कि फ्लोरीन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवर ऑक्सीजन। मतलब क्या है कि कौन ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पा रहा है? फ्लोरीन ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज से अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो जो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा वो उसको अपने पास उतनी जल्दी से खींच लेगा, और जितनी जल्दी उसको खींचेगा उतना ही छोटा उसका साइज हो जाएगा। हेंस क्या होता है कि साइज जो है वो फ्लोरीन का छोटा, मैं इधर ही लिख देता हूँ, फ्लोरीन का जो स्मॉलर साइज, और यहाँ पे क्या है? लार्ज। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे डाउन द ग्रुप का। सो डाउन द ग्रुप क्या होता है? शेल पूरा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे लिथियम था जिसकी 1s2 2s1 था, ठीक है। अब लिथियम के बाद सोडियम आएगा, तो 1s2 2s2 2p6 सेमी शेल रहेगा, फिर ये 3s1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सोडियम के बाद पोटेशियम आएगा जिसमें यहाँ पे 4s1 आ जाएगा। इसके बाद रुबीडियम आएगा जिसमें 5s1 आएगा, सीजियम आएगा जिसमें 6s1 आएगा। तो क्या होता है कि डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीजेस, तो डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीज हो रहा है, साथ में डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज हो रहा है। ऑल्सो इंक्रीज, तो दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, शेल भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन सिंस इलेक्ट्रॉन है वो एक नए शेल में जा रहा है, और नए शेल के बीच में, पुराने शेल और नए शेल के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ठीक है। इतना डिस्टेंस होता है कि न्यूक्लियर चार्ज तुम कितना भी बढ़ा दो वो उसको कंपनसेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन जो शेल डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियर चार्ज से, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज से वो इतना ज़्यादा है कि वो डोमिनेट करेगा। डोमिनेट का मतलब वो, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो वो डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। और डोमिनेट करेगा तो साइज ओवरऑल क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो पीछे लिखी हुई थी, एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हाईएस्ट वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता ही चले जाएगा, जिसकी वजह से जो साइज है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा।
तो अगर हम लोग बात करें कि सिंपल सा ट्रेंड है इन अ पीरियड, अगर पीरियड में जाते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव कर रहे हैं तो साइज हमेशा डिक्रीज करता है, ठीक है। हाउएवर इन अ ग्रुप, ग्रुप कौन सा होता है, ये वाला होता है, इनको हम लोग पीरियड बोलते हैं, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 एंड सो ऑन। और ग्रुप में क्या होता है, साइज इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। रीजन क्या देते हैं, रीजन का इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। और यहाँ पे क्या होता है कि न्यू शेल इज एड, इलेक्ट्रॉन नए शेल में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे तुम्हें क्लियरली दिख ही रहा होगा कि अगर हम लोग लिथियम से बेरिलियम के पास जा रहे हैं, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे जा रहे हैं, तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन नोबल गैसेस के लिए जो साइज है वो तुम्हें दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, या कुछ केसेस में हल्का सा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 72 है, 71 छोटा ही हुआ है, 100, 98, 14, 112, 133, 131, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, 140, 140, ठीक है। तो रेडॉन के लिए जो साइज है वो सेम ही है 80 के, ठीक है, एक्टिनियम के। ओके, सो यहाँ पे तुम्हें साइज वगैरह सब क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये चीज थोड़ा सा डिफरेंस आता है। डिफरेंस कहाँ आता है अभी बताता हूँ कहाँ आता है। अब क्या है कि अगर डी ब्लॉक में अगर डिफरेंस नहीं आता तो उसको हम लोग साथ में ही पढ़ लेते हैं, वो अलग केस बनता नहीं है। बट डी ब्लॉक का हमेशा अलग केस होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो साइज होता है वो इतना इंक्रीज नहीं होता है, डाउन द ग्रुप जो साइज होता है वो सिमिलर होता है। यहाँ दिख रहा होगा तुम्हें ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो साइज तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता है, फिर धीरे धीरे कुछ केसेस में इंक्रीज हो जाता है। ये मैं बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे क्यों इंक्रीज हुआ। 124 था, 128 था और सीधा 134 हो गया। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी में ऐसा क्या है कि वो साइज इंक्रीज कर देता है, या सिल्वर और गोल्ड में ऐसा क्या है कि साइज एकदम से इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड है वो कम्प्लीटली फॉलो क्यों नहीं होता है। तो ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा। अब डाउन द ग्रुप भी हम लोग अगर देखें तो डाउन द ग्रुप साइज बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे साइज कितना चेंज हुआ है, 162 से 180, ठीक है, चेंज हुआ है। 180 से 187 बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। यहाँ देखो 160 एंड 159, 160 एंड 159 पिकोमीटर इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है, बहुत कुछ भी तो डिफरेंस नहीं आया, एक ज़रा सा ही डिफरेंस आया, ठीक है। 146 एंड 146 है, एन बी और टी ए का सेम साइज है, 139, 139, 136, 137, 134, 135, 134, 136, 137, 138, 144, 144। सिल्वर और गोल्ड का सेम साइज है, कैडमियम मरकरी का सेम साइज है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि डाउन द ग्रुप साइज चेंज नहीं हो रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो डी ब्लॉक की केस में हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, लेकिन एंड में जाके साइज इंक्रीज हो रहा है। और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, लेकिन डाउन द ग्रुप 5D सीरीज और 6D सीरीज का सेम है। इसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज है, एंड दिस इज योर 5D सीरीज, ठीक है। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 4D सीरीज एंड एलिमेंट प्रेजेंट इन 5D सीरीज। 3D क्यों है, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3D1, 3D2 होती है। तो यहाँ पे D 3D मतलब पीरियड, ये थर्ड पीरियड है।
ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड है, उसी के बेसिस पे इसको रखा गया। सॉरी, 3rd पीरियड नहीं है, ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड है और ये 6th पीरियड है। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो 3D में जाता है, 4D में जाता है, 5D जाता है, ठीक है। तो इसलिए 3D 4D 5D सीरीज इनका नाम है, पीरियड नहीं है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए नंबर अक्रॉस द पीरियड जेड इफेक्टिव डोमिनेंट, अगर अक्रॉस द पीरियड हम लोग जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली साइज डिक्रीज होगा। हाउएवर फॉर जिंक एंड, हाँ, तो जिंक के केस में क्या होता है कि एक ही ऑर्बिटल में, इससे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, पीछे ही रहते हैं। यहाँ पे क्या है कि कॉपर है, कॉपर में, या अगर मैं इधर बात करूँ, यहाँ पे डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे डी में 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी डी में कितने 10 इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है कि एक ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होना ठीक है, वो रख सकता है, ठीक है। फिर जैसे ही 9 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो एक ही ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास आएंगे तो क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज ऑब्जर्व, ठीक है। तो कंसिडर करो एक रूम है और रूम में मैक्सिमम लोगों की कैपेसिटी, मैक्सिमम लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग आ सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। अगर एक लोग होंगे, 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे तो ठीक है, ठीक है। अब जैसे जैसे ज़्यादा लोग होते जाएंगे, 10 9 8 9 10 हो जाएंगे, तो उस घर में वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। और मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ अगर वो इंक्रीज हो जाते हैं तो वहाँ पे लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लोगों के बीच में प्रॉब्लम ज़्यादा होनी चाहिए। सिमिलर इज द केस कि इलेक्ट्रॉन्स में भी क्या होता है कि इतना ज़्यादा पास में आ जाते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, तो हम लोग बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी तो साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे और उससे क्या होगा, एटॉमिक साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये बात हो गई कि राइट साइड पे जाते जाते साइज इंक्रीज की हो जाता है। अब दूसरी बात है कि वाई 4D एंड 5D का साइज सेम। तो 4D और 5D का जो साइज होता है वो सेम होता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि इससे लेंथनम यहाँ पे आया और लेंथनम आने के बाद हमारे पास लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं। लेंथेनॉइड में क्या है, 14 एलिमेंट्स इनके बीच में, ठीक है। हॉफनियम और लेंथनम के बीच में क्या है, 14 एलिमेंट्स बीच में, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पे बीच में आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ से बात करूँ 3D सीरीज और 4D सीरीज तक जाते जाते क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है 162 से 180 147 से 1, लेकिन जैसे ही लेंथनम आया तो लेंथनम में भी देखो साइज इंक्रीज हो रहा है 180 से 187, लेकिन उसके बाद सारे एलिमेंट्स का साइज क्या हो गया, सेम हो गया। ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि लेंथनम के बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यहाँ पे 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिनको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। और इनमें क्या होता है, एफ ऑर्बिटल बढ़ जाता है, 4f ऑर्बिटल, और 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 14 एलिमेंट्स बीच में आ जाएंगे। इनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। इनका जो इफेक्ट होता है दैट इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, शील्डिंग इफेक्ट मैंने पहले ही बताया था कि पीछे वाले इलेक्ट्रॉन तक अगर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पहुंचने दें, यहाँ पे एलिमेंट्स है, एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और यहाँ पे पी ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के एकदम पास में होता है तो वो पी ऑर्बिटल तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंचने नहीं देता है, ठीक है।
और डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इनका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो पीछे वाले एटम्स के पीछे, इलेक्ट्रॉन्स के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी पहुंचनी चाहिए थी उससे ज़्यादा पहुंच जाती है, क्योंकि इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। और शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है एस का, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। जो न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा होता है उसका शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और पीछे वाले इलेक्ट्रॉन, पीछे वाले ऑर्बिटल्स के पास शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होता है। इतना ज़्यादा कम होता है कि पीछे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा पहुंच जाता है। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेस है और यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। अब ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंच जाएगी तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे खींच लेगा, ठीक है। आगे खींच लेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो शेल इंक्रीज हुआ है, जितना शेल इंक्रीज हुआ है उससे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो उसने साइज को क्या हो गया, श्रिंक कर दिया। और इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, की एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से, एफ ऑर्बिटल का बीच में आने की वजह से क्या होता है कि एफ और डी ऑर्बिटल दोनों का ही पोअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो पीछे के जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा पहुंचती है, उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा पहुंचता है, और अब वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहुंचने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा तो साइज श्रिंक हो जाएगा, और जिसकी वजह से जिरकोनियम, हाफनियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, रिगेनियम, रुथेनियम, ऑस्मियम, इन सबका साइज क्या होता है, सिमिलर होता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। सो ओवरऑल हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि अक्रॉस अ पीरियड साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, लेकिन इन डी ब्लॉक 5D सीरीज और 6D सीरीज 4D सीरीज के बीच में साइज क्या होता है, सेम होता है। ये चीज़ हमें बस ध्यान रखनी है। ये एक और ग्राफ है, ये एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक रेडियस है। हाइड्रोजन और हीलियम का साइज छोटा होता है, फिर लिथियम का सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख सकते हो टॉप पे कौन से आते हैं, एस ब्लॉक के फर्स्ट जो ग्रुप है उसके एलिमेंट्स, ठीक है। तो सीजियम का जो साइज होता है वो सब बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, और बाकी सबका कम होता है। तो सीजियम का साइज क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके बाद फिर धीरे 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 क्या हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और डिक्रीज होते होते लास्ट में जो नोबल गैस होती है वहाँ तक जो साइज होता है ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाता है। अब कई बार देखेंगे कि वंडरवॉल रेडियस नोबल गैसेस का ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस हम लोगों ने बोला, लेकिन अगर हम लोग वंडरवॉल रेडियस करें, मेजर करें, तो वंडरवॉल रेडियस नोबल गैसेस का ज़्यादा ही आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि एक ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, रिपल्शन ज़्यादा होती है, तो वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करके थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। फिर यहाँ से सीधा साइज इंक्रीज होता है सोडियम पे, क्योंकि यहाँ पे शेल इंक्रीज हो गया। यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, यहाँ पे n इक्वल टू 3 है, यहाँ पे n इक्वल टू 4 है। ऐसे करते सीधा शेल इंक्रीज होता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज एंड देन फिर डिक्रीज। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा जिंक के बाद ये साइज सिमिलर है, पी ब्लॉक में जैसे आया, फिर उनका फिर से साइज डिक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एंटर करने लग गया। फिर इसी तरीके से ये सबके लिए होता है, ठीक है। नाउ वी कम टू अ प्रॉब्लम यूजिंग ओनली द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल यूज करना है। पीरियोडिक टेबल का मतलब ये नहीं है कि तुम जो पीछे जो डायग्राम था 8.13 वो यूज करना, वो यूज नहीं करना। हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और स्ट्रॉन्शियम का साइज देखना है, ठीक है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम कहाँ आते हैं पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, हीलियम यहाँ पे है।
अब यह लाइन हो गया। अब इसमें हमें बोला है कैल्शियम, तो कैल्शियम यहाँ पे है, मैग्नीशियम जो कि यहाँ पे है, और स्ट्रॉन्शियम यहाँ पे है। सिंस दे ऑल बिलोंग टू द सेम ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो मैग्नीशियम का साइज सबसे छोटा होगा, फिर कैल्शियम का, एंड देन स्ट्रॉन्शियम का। नेक्स्ट है, अच्छा छोड़ दो, कर ही देते हैं, पोटेशियम, गैलियम एंड कैल्शियम। तो देखो कहाँ है पोटेशियम, ये है, गैलियम यहाँ पे है, और कैल्शियम यहाँ पे है। सो किसका सबसे ज़्यादा है, पोटेशियम का बड़ा होगा, फिर देन कैल्शियम, एंड देन गैलियम उसका छोटा होगा। ब्रोमीन, रुबिडियम एंड क्रिप्टॉन। सो ब्रोमीन, लेट मी यूज अनदर कलर, ब्रोमीन, रुबिडियम का है, ये रहा रुबिडियम एंड क्रिप्टॉन। सो ब्रोमियम एंड रुबिडियम और ये क्रिप्टॉन, सर हाँ क्रिप्टॉन उधर ही, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन और ये रुबिडियम, इनमें से क्या है कि ब्रोमीन का, क्रिप्टॉन का साइज कंपैरेटिवली कम होगा देन ब्रोमीन, ठीक है, क्योंकि हम लोग कंसिडर करें कि वहाँ पे नोबल गैसेस का एटॉमिक रेडियस छोटा होता है लेकिन उनका वंडरवॉल रेडियस बड़ा होता है, वो ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो जो मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया वंडरवॉल वाला, वो छोड़ दो, ठीक है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके एनीवेज, सो क्रिप्टॉन का साइज क्या है, ब्रोमीन से छोटा होगा बिकॉज दे आर इन द सेम पीरियड, सेम पीरियड में है, और रुबिडियम का एक नया शेल इंक्रीज हो गया तो रुबिडियम का साइज सबसे बड़ा होगा। फिर लास्ट किसका है, लास्ट हम लोग का स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम एंड रुबिडियम। सो स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम एंड रुबिडियम। सो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है हमें कैल्शियम का साइज सबसे छोटा होगा, फिर स्ट्रॉन्शियम का, एंड देन रुबिडियम, क्योंकि यहाँ पे साइज इधर छोटा होता है और यहाँ पे साइज नीचे बड़ा हो जाता है। तो कैल्शियम का साइज छोटा है, फिर स्ट्रॉन्शियम एंड देन रुबिडियम। आई गेस तुम लोगों को सब समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, 11th क्लास का क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, इसको तुम लोग होमवर्क करके लेके आना, कर लेना इसे, ठीक है। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से करते हैं, ठीक। और कीप इन माइंड कि कल परसों छुट्टी है हमारी ईद की, तो क्लास